एवरीवन, सिविल स्टेप के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम स्थापना सीरीज के अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी का अब तक 7th लेक्चर हो चुका है, यह 8वां लेक्चर है। बाकी के लेक्चर आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको, साथ ही साथ हम फंडामेंटल ड्यूटीज के कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप क्विज फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट civilstep.com पर जाकर के अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहां से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना स्कोर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फंडामेंटल ड्यूटीज से हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। क्वेश्चन का मतलब यह है कि फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के बीच का करेक्ट रिलेशन इनमें से क्या है। आपका ऑप्शन ए है राइट्स are correlative with duties. Option B है rights are personal and hence independent of society and duties. C है rights not duties are important for the advancement of personality of the citizen. D है duties not rights are important for the stability of the state. तो आपको बताना है इनमें से ड्यूटीज और राइट्स का करेक्ट रिलेशन क्या है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इनके स्टेटमेंट को एक बार अच्छे से पढ़िए और अटेम्प्ट कीजिए। हम ऑप्शन वाइज बात करते हैं। जो इसका बी ऑप्शन है, राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज। आर ऑल राइट्स पर्सनल? देयर आर सम कलेक्टिव राइट ऑल्सो। तो आपको उसको भी ध्यान रखना है, कलेक्टिव राइट्स भी हैं और कलेक्टिव सोसाइटी की बात करते हैं बहुत सारे राइट्स। तो ये आपका आंसर अपने आप ये गलत हो जाता है। फिर है राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ द सिटीजन। एकदम अपोजिट है, ड्यूटीज आपको दिया गया आपके पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए, ना कि राइट्स। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। जो डी है, ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी, ये कैसे हो सकता है? बिकॉज राइट्स स्टेट के द्वारा दिया गया है और बदले में आपसे क्या मांगा गया है कि आप सर्टेन ड्यूटीज फुलफिल करेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सिर्फ एक चीज दिया जाए जिससे सोसाइटी बैलेंस होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बदले में कुछ ना माना जाए। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत होता है। तो आप देखिए कॉमन सेंस के बेसिस पे इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर है राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज। राइट्स एंड ड्यूटीज को हमें बैलेंस करके चलना है, तभी सोसाइटी अच्छे से स्टेबल होगी और एक अच्छा नेशन बिल्ड कर पाएंगे हम। तो इसका आंसर है ए। काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी लोग कंफ्यूज भी हुए थे इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको कॉमन सेंस के बेसिस पे, थिंकिंग के बेसिस पे एलिमिनेट करना है। फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स आपस में कोरिलेटिव एंड इनसेपरेबल है, मतलब कि इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, दोनों का बैलेंस जरूरी है। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें बस फंडामेंटल राइट मेंशन है, फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन नहीं था। बिकॉज जो हमारे फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने सोचा कि इसे डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, उन्होंने स्टेट की जो ड्यूटीज है उसे डाला, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। उसमें स्टेट्स के क्या क्या ड्यूटीज होंगे उसे मेंशन किया गया है। 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया और एक नए आर्टिकल को भी उसमें डाला गया, आर्टिकल 51A, और एक नया पार्ट भी बना, पार्ट 4A। तो ये सारे फैक्चुअल डिटेल्स हैं, आप इन्हें ध्यान रखें। आर्टिकल 51A को ऐड किया गया, पार्ट 4A को ऐड किया गया। आप हमें कमेंट में बताइए कि पार्ट 4 में क्या है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। फिर 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया, तो इसे भी आप ध्यान रखिए। भारत में जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। एक चीज यहां गौर करने वाली है कि वर्ल्ड के किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी को मेंशन नहीं किया गया है, एक्सेप्ट जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में बस फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन है, बाकी वर्ल्ड के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को सिटीजन के लिए नहीं डाला गया है। लेकिन जो भी सोशलिस्ट कंट्री हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज मिलता है। जो यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिक्लेयर करता है सिटीजन्स एक्सरसाइज ऑफ देयर राइट्स एंड फ्रीडम वाज इनसेपरेबल फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा राइट्स है वो ड्यूटीज से इनसेपरेबल है। हमें स्टेट्स अगर कुछ राइट्स देती है तो साथ साथ हमें कुछ ड्यूटी भी परफॉर्म करना है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इस पे यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया है, आगे भी पूछ सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपीएससी अपनी सवाल और अपने कॉन्सेप्ट रिपीट करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन। 2017 में यह सवाल पूछा गया है। आपके स्टेटमेंट हैं, अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दीज ड्यूटीज।
फिर अगला स्टेटमेंट है दे आर को रिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज। आपको सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा सही है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉट टू, तो आपको बताना है। चलिए स्टेटमेंट वन को देखते हैं। अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दिस ड्यूटीज। आपको क्या लगता है, आपने कभी पढ़ा है फंडामेंटल ड्यूटीज में कि किस प्रोसेस से ड्यूटी को इंप्लीमेंट किया जाएगा, पार्लियामेंट के कितने वोटिंग से इसे पास किया जाएगा, मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ऐसा कोई भी प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। 51A में बस आपको क्या ड्यूटी परफॉर्म करना है सिर्फ वो मेंशन है, उसका क्या प्रोविजन होगा, कैसे इन्फोर्स किया जाएगा, इसको कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। हाँ, संसद चाहे तो उसमें किसी भी एक ड्यूटी के लिए कानून बना सकती है, लेकिन कैसे बना सकती है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा है दे आर को रिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज। हाँ, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज आपके लीगल ड्यूटीज से मैच खाते हैं, बट जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको सोचना है क्या सारे फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए लीगल ड्यूटीज है, तो ऐसा नहीं है, कोई कोरिलेशन नहीं है लीगल ड्यूटीज और फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो इसे आपको ध्यान रखना है। ये काफी कंफ्यूजिंग और काफी अच्छा क्वेश्चन था, बिकॉज लोगों को लगा कि एक दो फंडामेंटल ड्यूटीज तो हमारी लीगल ड्यूटीज से मैच होती है, तो उन्होंने इस आंसर को करेक्ट मान लिया। तो आपका आंसर होगा नाइदर वन नॉट टू। तो इस तरह के अच्छे क्वेश्चंस यूपीएससी हर साल पूछती है, इसमें आपको सोचने के लिए मजबूर करती है यूपीएससी। तो आपको ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस को सोचना है, और आपको जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, अब सारे के सारा फंडामेंटल ड्यूटीज या फंडामेंटल राइट्स जिससे भी ऐसे क्वेश्चंस आए, सारे के सारे राइट्स के बारे में, सारे के सारे ड्यूटीज के बारे में सोचने की कोशिश करिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज के कुछ फीचर्स को देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। यह सिटीजन्स पे फोर्स नहीं किया गया, बट सिटीजन्स आर मॉरली ऑब्लाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू परफॉर्म दिस ड्यूटीज। सिटीजन का यह मोरल कर्तव्य बनता है कि वो इन ड्यूटीज को फॉलो करे। साथ ही साथ सिटीजन के लिए रिमाइंडर है कि उन्हें राइट्स भी दिया गया है, तो ये उनका कर्तव्य बनता है कि वो देश के लिए, समाज के लिए और अपने बाकी सिटीजन्स के लिए सर्टेन ड्यूटीज को परफॉर्म करें। ये सिटीजन्स के लिए एक इंस्पिरेशन का सोर्स है जो उनके अंदर डिसिप्लिन प्रमोट करता है और उन्हें एक कमिटेड नागरिक बनाता है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन मानता है कि सिटीजन सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं है, वो हमारे जो नेशनल गोल्स हैं उसके पार्टिसिपेंट्स भी हैं, तो उन्हें कुछ ड्यूटीज भी परफॉर्म करने पड़ेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह यह भी नॉन जस्टिसिएबल है। कोई भी लीगल सैंक्शंस प्रोवाइड नहीं किया गया इनको, इनके वायलेशन पे हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। साथ ही साथ यह संसद को अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी फंडामेंटल राइट को पालन कराने के लिए कानून बना सकता है। जब कानून बन जाएगा तो वह इन्फोर्सेबल होगा, ऐसे वह इन्फोर्सेबल नहीं है। बिना कानून के उसका कोई इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। ये कुछ फीचर्स हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के। इन सब फीचर्स से डायरेक्ट यूपीएससी सवाल बना करके पूछ सकती है स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो आपको इन्हें अच्छी तरह से ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट the sovereignty, unity and integrity of India in a provision made in the 2015 में यह सवाल पूछा गया था। आपका ऑप्शन ए है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, सी है फंडामेंटल राइट्स और डी है फंडामेंटल ड्यूटीज। ये वन ऑफ द गुड क्वेश्चन जो यूपीएससी हर साल पूछती है उनमें से एक है। इसका आंसर देखते ही लोग प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को टिक करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्रीएम्बल में कहीं भी सोवर्निटी को अपहोल्ड करने की बात नहीं की गई है। हाँ, यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात की गई है, सोवर्निटी की बात की गई है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने के सेंस में, बट आपको अपहोल्ड करना है और प्रोटेक्ट करना है सोवर्निटी को, ये प्रीएम्बल में कहीं भी नहीं है। उस साल क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन ए पढ़ा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और टिक करके आ गए, ऑप्शन डी तक वो पहुंच ही नहीं पाए। तो आप देखिए कैसे चालाकी से यूपीएससी जो मेन आंसर होता है उन्हें नीचे में देती है, और जो जिसमें आप गलती कर सकते हैं उसको ऑप्शन ए बना देती है। आप अगर ढंग से प्रीएम्बल को पढ़ेंगे तो उसमें कहीं भी प्रोटेक्ट और अपहोल्ड करने की बात नहीं की गई है सोवर्निटी को। यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात की गई है, बट इसकी बात नहीं की गई है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनमें डायरेक्ट यह लाइन है टू प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, काफी अच्छा सवाल था ये उस समय। इसका आंसर है फंडामेंटल ड्यूटीज। हम फंडामेंटल ड्यूटीज को देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है जो कि आर्टिकल 51A में है। यह कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, यह भारत के सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को मानना, एंड रेस्पेक्ट इट आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। भारत के जो भी आइडियल्स हैं और जो भी इंस्टीट्यूशन हैं
उसको रेस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग का रेस्पेक्ट करना और नेशनल एंथम का रेस्पेक्ट करना। साथ ही साथ टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जो भी हमारे फ्रीडम के लिए स्ट्रगल हुए, उसके जो भी आइडियाज थे, उससे हमें इंस्पायर होना है, उसे चेरिश करना है। साथ ही साथ टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें भारत की यूनिटी, इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है, अपहोल्ड करना है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। हमें भारत को डिफेंड करना है और हमें जब भी नेशनल सर्विस के लिए बुलाया जाए, जाना है। साथ ही साथ हमें हार्मोनी को प्रमोट करना है, ब्रदरहुड को प्रमोट करना है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। जो भी भारतीय कल्चर है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, उसे हमें प्रिजर्व करना है। साथ ही साथ टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स। हमें अपने फॉरेस्ट का ख्याल रखना है, उसे प्रोटेक्ट करना है, हमें इन्वायरमेंट का ख्याल रखना है। आज के समय में यह ड्यूटीज काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हम अनसाइंटिफिक बातें नहीं कर सकते, हमें साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना होगा। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, हमें जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो सरकारी चीजें हैं, उसको सेफगार्ड करना है, उसकी रक्षा करनी है। टू स्ट्राइव टू आर एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल, हमें अपने आप को अच्छा करना है, हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशंस कॉन्स्टेंटली राइज टू द हायर लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स एंड अचीवमेंट्स। अगर हम अच्छा होंगे तो हम अपने नेशन को भी अच्छा बनाएंगे। 2002 में एक और ड्यूटी ऐड की गई, वह यह है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड्स बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। मतलब कि 6 से 14 साल के बीच जो हमारे बच्चे होंगे उनको एजुकेशन देना हमारी ड्यूटी होगी। इसे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था 2002 में, तो इसे आप ध्यान रखें। ये सारे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इन्हें हमको फॉलो करना है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ऐसा कहता है। अभी जो हमने पढ़ा इस पर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। यूपीएससी ने 2012 में एक क्वेश्चन पूछा था इस पर डायरेक्ट। Which of the following is are among the fundamental duties of citizens laid down in the Indian Constitution? आपका स्टेटमेंट 1 है टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। आपका ऑप्शन 2 है टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन ऑफ सोशल इनजस्टिस। तीसरा ऑप्शन है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। फोर्थ ऑप्शन है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है। अभी जो हमने पढ़ा था तो हमें कंपोजिट कल्चर की बात की गई थी, उसे हमें प्रिजर्व करने की बात की गई थी। साथ ही साथ साइंटिफिक टेम्पर का भी बात था उसमें, तो इसे भी आप करेक्ट मानेंगे। तीसरा टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल, ये भी था, जब इंडिविजुअल अपने आप को आगे बढ़ाएगा तभी कंट्री आगे बढ़ेगी। लेकिन वीकर सेक्शन और सोशल इनजस्टिस का बात नहीं था हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में। ये कहाँ था आप हमें कमेंट में बताइए, मैं आपको बता देता हूँ। ये डीपीएसपी में है, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं है। तो देखिए कितना अच्छा सवाल यूपीएससी ने पूछा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 और 4। अब आपको एक ट्रिक बताता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को। लेट्स एज्यूम आपको नहीं पता है, लेकिन आपको सिर्फ ये पता है कि स्टेटमेंट 2 टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन ऑफ सोशल इनजस्टिस ये नहीं होगा, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर आप 2 को एलिमिनेट कर देते हैं तो 2 यहां है, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन बचता है सी। ऐसे ट्रिक यूपीएससी अपनाती है, एक ऑप्शन को आप एलिमिनेट करें और आपका आंसर आ जाता है। तो जब भी एग्जाम में ऐसा सिचुएशन है कि एक ऑप्शन हटाने से आपका आंसर एक बन रहा हो, तो उस पर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, सोचिए कि क्या ये आंसर डायरेक्ट निकल सकता है। सिर्फ एक ऑप्शन को आपने हटाया और आपका आंसर आ गया। तो ऐसे सवाल को अच्छे से ध्यान से पढ़ के सॉल्व करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। ये 2011 में पूछा गया था। आपका ऑप्शन ए है टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, बी है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, सी है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी और डी है टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट आइडियल्स। अभी आपने पढ़ा, ये तीनों आपके फंडामेंटल ड्यूटी है और ए नहीं है। आप हमें कमेंट में बताइए कि राइट टू वोट या टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन ये कहां से आता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है या लीगल ड्यूटी है। हमने फंडामेंटल राइट के समय इसका डिस्कशन किया था, आप रिमाइंड कीजिए उस डिस्कशन को और कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर है ए इस क्वेश्चन का, लेकिन जो आपसे क्वेश्चन मैंने पूछा उसे आप कमेंट करके बताइए।
फंडामेंटल ड्यूटीज के एप्लीकेशन पे यूपीएससी ने 1996 में एक सवाल पूछा था, इसे आप अटेम्प्ट कीजिए, काफी अच्छा सवाल है यह। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नो वन कैन बी कंपेल्ड टू सिंग द नेशनल एंथम सिंस इट विल बी वायलेटिव ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इट विल बी वायलेटिव ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। स्टेटमेंट 3 है, देयर इज नो लीगल प्रोविजन ऑब्लाइजिंग एनीवन टू सिंग द नेशनल एंथम। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, 1, 2 एंड 3 है। इसको हम डिटेल से समझेंगे आगे। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का सेक्शन 3 यह कहता है, अगर आप किसी को इंटेंशनली राष्ट्रीय गान गाने से रोकते हैं और ऐसे किसी असेंबली को डिस्टर्ब करते हैं तो आपको पनिश किया जा सकता है, आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है या आपसे फाइन लिया जा सकता है या दोनों किया जा सकता है। बट इसका यह मतलब नहीं है कि आप किसी को फोर्स कर सकते हैं। यह एक्ट कहीं यह नहीं कहता है कि आप किसी को राष्ट्रीय गान गाने के लिए कंपेल कर सकते हैं, इसे मना किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में एक जजमेंट में कहा था, जो केस था बिजो इम्यूनियल वर्सेज स्टेट ऑफ केरला के केस में, कि राइट टू रिमेन साइलेंट रहना भी राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है। तो इसे आप ध्यान रखिए, अगर कोई नहीं गाना चाहता है और वो चुप है और आप उसे फोर्स कर रहे हैं गाने के लिए, तो उसके राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट कर रहे हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर कुछ लोग रिलीजियस रीजन से नेशनल एंथम नहीं गाना चाहते हैं और उन्हें फोर्स किया जाता है, तो उनके आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 25(1)(a) राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। आप अगर किसी को फोर्स करते हैं तो आप इन दोनों राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं नेशनल एंथम गाने के लिए। कोई विलिंगली गा रहा है तो उसे गाने दे सकते हैं, अगर कोई चुप रहना चाहता है तो उसे आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, नहीं तो आप उसके राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन कर रहे हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना है। ये जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्सेप्ट है उसका एप्लीकेशन है, ये जो क्वेश्चन था उसका एप्लीकेशन बेस्ड था, तो इसे आपको समझना है। हमें ऑफ कोर्स अपने नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग का रिस्पेक्ट करना है, लेकिन हमें किसी को फोर्स नहीं करना है गाने के लिए। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं हमारे इस सीरीज से आपको प्रीलिम्स की तैयारी करने में कैसे मदद मिल रही है। इन क्वेश्चंस को अगर आप क्विज फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट civilstep.com पर जाकर के आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, वहां से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना स्कोर भी देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।